नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2021 के खंड 4 यानी नागरिक शास्त्र के संपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ हम उन प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे जिसकी भविष्य में आने की संभावना है। तो हम लोग एक एक प्रश्न को डिटेल में समझेंगे, उसके एक एक विकल्प को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र वाले खंड की ओर। निर्देश दिया गया है भाग 1 में कि भाग 1 में 4 प्रश्न 1A, 1-2, 1-3 और 1-4 हैं। OMR उत्तर पत्र के प्रथम भाग में चुने गए 2 विषयों में से किसी एक विषय के प्रश्न का उत्तर भरना है। तो एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो हम लोग इसमें से नागरिक शास्त्र वाले प्रश्न का उत्तर देंगे। चौथा प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये डेफिनेशन पूछा गया है किसने ये डेफिनेशन दी है। पहला ऑप्शन है एक्टन, लॉर्ड एक्टन, दूसरा है गिलक्रिस्ट, तीसरा है गार्नर और लास्ट है डिमाक। तो ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में जो प्रवक्ता परीक्षा होती है और एलटी ग्रेड, चारों में एलटी ग्रेड, ये चारों में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह डिफिनीशन दी है, यह परिभाषा दिया है राजनीति विज्ञान की गार्नर ने, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं या भविष्य में इनकी आने की संभावना है। एक परिभाषा है राजनीति विज्ञान की पॉल जेनेट की। किसकी? पॉल जेनेट की। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। तो राजनीति विज्ञान को सामाजिक क्या माने हैं? सामाजिक विज्ञान का वह अंग जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचन करता है। इससे आप लोग को रट लेना है एकदम कि राजनीति विज्ञान राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। किसने कहा? ये कहा है पॉल जेनेट ने। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। अब भविष्य में भी इसकी आने की प्रबल संभावना है। दूसरा प्रमुख कोटेशन है राजनीति विज्ञान संबंधित, वो है डिमाक का। डिमाक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से, ये कहा है डिमाक ने। तीसरा है गिलक्राइस्ट का कथन। गिलक्राइस्ट का राजनीति विज्ञान के संबंध में मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। सरकार का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी की परीक्षा में 2008 में पूछा गया है। ये प्रश्न टीजीटी
ये दिमाग वाली जो परिभाषा है ये टीजीटी 2003 में पूछा गया है। ये तीनों कथन आपको रट लेने हैं। ये तीनों कथन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई रिपीटेड हैं और भविष्य में भी इनके आने की प्रबल संभावना है। तो राजनीति विज्ञान की ये 4 कथन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब खंड जो दूसरा है उसकी तरफ चलते हैं। ये खंड 4 में नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है आपका सिविक्स। अब इसके 2 से 63 तक के प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता देता है। पहला केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा केवल भाषाई अल्पसंख्यक, तीसरा है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को, और लास्ट ऑप्शन है धार्मिक, भाषाई और निर्जाति अल्पसंख्यक। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द संविधान के कुछ अनुच्छेदों में दिखाई देता है, लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। माइनॉरिटी को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों में दिखाई देता है। तो कुछ अनुच्छेद कौन कौन से हैं हम लोग समझेंगे सभी को। पहला है अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 29 जो है वो उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 के तहत प्रदान किए गए अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त हैं। ये अनुच्छेद 29 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं ये अल्पसंख्यक के साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 29 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यह किसे प्रदान किया गया है? तो ये अल्पसंख्यक प्लस बहुसंख्यक दोनों को प्रदान किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में नागरिकों के वर्ग शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं। अब दूसरा अनुच्छेद कौन है जो माइनॉरिटी के बारे में बात करता है? वो है अनुच्छेद 30। अब अनुच्छेद 30 में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। तो यहाँ बात करके कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, यानी भारतीय संविधान में 2 तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, धर्म और भाषा के आधार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म और भाषाई अल्पसंख्यक। एक अन्य अनुच्छेद है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। ये है अनुच्छेद 350B। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो क्या है अनुच्छेद 350B? अनुच्छेद 350B मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 350 के रूप में जोड़ा गया था। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 350B कब जोड़ा गया,
तो इसे जोड़ा गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसमें किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 350 बी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए 350 बी में क्या बात की गई। तो अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। इस तरह भारतीय संविधान में ये 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, जिसमें परिभाषित किया गया है कि अल्पसंख्यक कौन हैं। अल्पसंख्यक हैं धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। और अनुच्छेद 350 बी में भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तीनों आपको कंठस्थ कर लेने हैं ये तीनों अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? पहला है समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, दूसरा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं एकता, तीसरा है लोकतांत्रिक समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष, और चौथा है लोकतांत्रिक समाजवादी एवं अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बड़े संविधान संशोधन किए गए, भारतीय संविधान में व्यापक संशोधन किया गया। अब ये इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक पूछा गया है कि प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया, लेकिन भविष्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में आने की संभावना भी है। हर सेक्शन में संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में भी किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, मूल अधिकार में भी संशोधन किया गया है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, मूल कर्तव्य को पूरा जोड़ा गया है। तो सबको हम लोग समझेंगे कि अगर भविष्य में मान लीजिए मूल अधिकार से पूछा जाता है कि मूल अधिकार में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या संशोधन किया गया है, नीति निर्देशक में क्या किया गया है, मूल कर्तव्य में क्या किया गया है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक को समझेंगे। प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, कौन सा सही हो जाएगा? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही हैं, और अखंडता, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। संसद में भी कुछ शक्तियां दी गई, तो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले संसद को संविधान में एक एक करके समझेंगे। पहला है संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई और इसे न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया। साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, तो है 42वें संविधान संशोधन। नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता। दूसरा क्या है जो आप लोग को बताया मैं कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई और इसे न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको कहते हैं 51A। 51A के तहत नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उपबंध किया गया। 10 मूल कर्तव्यों का उपबंध किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा तीसरा पॉइंट 3 दोनों पूछा गया है कि मूल कर्तव्यों का उपबंध भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, तो हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। दूसरा महत्वपूर्ण है कि 5 विषय को, वो 5 विषय कौन हैं? वो 5 विषय हैं शिक्षा, वन, वजन और माप,
जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, जंगली जानवरों व पक्षियों का संरक्षण, साथ ही साथ एक लास्ट विषय है वो है न्याय प्रशासन। इन 5 विषयों को राज्य सूची से कहाँ लाया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो भूलिएगा नहीं, ये 5 विषय शिक्षा, वन, वजन माप, जंगली जानवरों पक्षियों का संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। एक अन्य महत्वपूर्ण है वो है 323 ए और 323 बी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो क्या है 323 ए और 323 बी? 323 ए जो है प्रशासनिक मामलों के न्यायाधिकरण, प्रशासनिक मामलों के न्यायाधिकरण, और 323 बी जो है वो अन्य मामलों के न्यायाधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो वह 323 ए 323 बी अगर पूछा जाता है कि क्या है, तो 323 ए में है प्रशासनिक मामलों का न्यायाधिकरण और 323 बी जो है वो है अन्य मामलों के न्यायाधिकरण। ठीक, एक अन्य उपबंध और जोड़ा गया है, उसको हम लोग यहाँ ऊपर देख लेते हैं। कई सारे नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ लिखना संभव नहीं होगा, इसलिए आप लोग को अनुच्छेद बता देते हैं। अगर बात की जाए डीपीएसपी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया, अब एक अनुच्छेद आप लोग देखिए, 39 अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 ए में क्या प्रावधान किया गया है? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर का उपबंध किया गया है। 39 जो है 39 में किया गया है। 39 में क्या किया गया? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर। 39 ए में क्या प्रावधान किया गया? 39 ए जोड़ा गया और इसके तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, इसको मोस्ट कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है कि 39 ए में किसका प्रावधान है। तो 39 ए में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। एक अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको कहते हैं 43 ए। 43 ए में क्या प्रावधान किया गया? 43 ए में किया गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसके साथ ही साथ 48 ए जोड़ा गया। 48 ए में क्या प्रावधान किया गया? 48 ए में पर्यावरण, इसको भी मोस्ट कर लीजिए 48 को भी। 48 ए में प्रावधान किया गया पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों आर्टिकल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें से 39 ए, 43 ए और 48 ए अति महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग को कंठस्थ कर लेना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ आर्टिकल सीधे सीधे पूछ लिया है। तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब आप लोग को अगर आर्टिकल कंठस्थ करने हैं तो 1 से लेकर के 50 तक, 1 से 50 तक आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है वो एकदम कंठस्थ होने चाहिए। अगर आता है तुरंत आप लोग टिक कर लें कि हाँ इस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 20 में ही किया गया है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो अनुच्छेद 20 है ये बात करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की। इसमें मुख्य 3 सुरक्षाएं दी गई हैं। जो अनुच्छेद 20 है इसमें 3 तरह की सुरक्षाएं दी गई हैं। पहला क्या है?
पहला है दोहरा दंड नहीं, दूसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण और तीसरा है पूर्वव्यापी अपराधों से संरक्षण। तो अगर क्रमशः देखा जाए तो पहला है 20A में बात की गई है पूर्वव्यापी अपराधों से संरक्षण। पूर्वव्यापी अपराधों से संरक्षण, इसका क्या मतलब हुआ? पूर्वव्यापी अपराधों से संरक्षण, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) में किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो अपराध के समय कानून द्वारा अपराध नहीं था। ठीक है। 20(2) में क्या कहा गया है? 20(2) में उपबंध किया गया है दोहरा दंड नहीं। दोहरा दंड नहीं, दोहरा दंड नहीं का क्या तात्पर्य है? दोहरा दंड किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं करने से बचाता है। एक बार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उसे उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, इसको कहते हैं दोहरा दंड नहीं। तीसरा है 20(3) में, यह है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, क्या तात्पर्य है आत्म अभिशंसन से? आत्म अभिशंसन जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20(3) में, यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। ठीक है। तो अगर पूछता है कि 20(1), 2, 3 में क्या उल्लेख किया गया है तो आपको तीनों को याद रखना है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम में पूछता है कि दोहरे दंड से निषेध का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो अगर सिर्फ आर्टिकल पूछता है तो 20 में किया गया है। बाकी अगर ऑप्शन में है 20(1), 2, 3 तो आप लोग को बताना है कि 20(2) में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो ये कथन है लास्की का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 2-3 थिंकर हैं जिनसे आयोग बहुत मेहरबान रहता है, जिनके ऊपर हर एग्ज़ाम में 2-3 कोटेशन इनके जरूर आते हैं। उसमें से एक लास्की हैं, गार्नर हैं। इनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ढेर सारे इनके कथन पूछे जाते हैं। तो ये कथन जो है वो लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? तो एक बहुलवादी विचारक का ये कथन है। वो बहुलवादी विचारक जिसका एक कथन है वो है लास्की का। ये लास्की का कथन है कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब इसमें GDH कोल नहीं हो सकते हैं, गार्नर भी नहीं हो सकते हैं। मैकाइवर और लास्की में कंफ्यूजन थी, लेकिन ये कोटेशन जो है वो लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं? पहला है जिला न्यायालय, दूसरा है केवल उच्चतम न्यायालय, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो जहां भी नहीं दिखे वो उसको आप लोग गोला कर लीजिए। बहुलवादी विचारक नहीं है। पहला है GDS कोल, दूसरा है ऑस्टिन, तीसरा है बारकर, चौथा है लास्की। तो लास्की बहुलवादी विचारक हैं, बारकर को भी रखा जा सकता है बहुलवादी विचारक में, कोल को भी, लेकिन जो ऑस्टिन है ये एकलवाद के सबसे उच्चतम विचारक हैं। एकलवादी संप्रभुता का जो सर्वोत्तम समर्थक हैं वो जॉन ऑस्टिन है।
इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑस्टिन जो है वो एकलवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? पहला ऑप्शन है दास कैपिटल, दूसरा है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तीसरा है जर्मन आइडियोलॉजी और चौथा है द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। अब मार्क्स में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स में पूछा जाता है कि मार्क्स ने कौन कौन सी थ्योरी दी, जैसे थ्योरी ऑफ एलिनेशन है जो यहाँ पूछा गया है, ऐसे क्लास स्ट्रगल है मार्क्स का। तो कई बार पूछा जाता है कि मार्क्स की थ्योरी पूछ ली जाएगी, ये थ्योरी मार्क्स ने कब दी या थ्योरी मार्क्स की है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्तकों से, उनकी किताबों से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया जाएगा कि इसकी क्रोनोलॉजी से, मार्क्स की चारों पुस्तक दे दी, उन्हें बता दी कि आप इनकी क्रोनोलॉजी लगाइए, कौन पहले आई थी, किसका पब्लिकेशन पहले हुआ था और किसका बाद में हुआ था। तो जो मार्क्स की ये परायेपन की संकल्पना है, परायेपन की संकल्पना मार्क्स ने दिया था अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर इसका क्रोनोलॉजी पूछता तो उस तरह भी हम लोग देखते हैं कि कौन सी पुस्तक कब आई थी। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये कार्ल मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका प्रकाशन हुआ था 1848 में, तो आपको याद रखना है। दास कैपिटल 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी। एक एक वॉल्यूम को आपको कंठस्थ करना है। पहली जो दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, फर्स्ट इसका जो वॉल्यूम आया था, ये मार्क्स के जिंदा रहते ही आया था 1867 में। दूसरा वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था इसका मार्क्स की मृत्यु के पश्चात, उसके परम मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने इसको प्रकाशित किया था। ये प्रकाशित हुई थी 1885 में, दूसरा वॉल्यूम। तीसरा वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था 1894 में। तीसरी पुस्तक है मार्क्स की जो है जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी प्रकाशित हुई थी 1945 में। पुस्तक लिखी गई थी 1945 में और प्रकाशित हुई थी ये 1932 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला है अनुच्छेद 72, दूसरा है अनुच्छेद 161, तीसरा है अनुच्छेद 162 और लास्ट है अनुच्छेद 123। तो आप लोग को बताना है कि राज्यपाल की जो दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण यानी जो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं, उसका अनुच्छेद किसमें किया गया है? अनुच्छेद जो 72 है ये संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की, क्षमादान शक्ति। इसलिए गलत हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 है, ऑप्शन बी, ये संबंधित है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब एक यहाँ तथ्य है जो आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों की क्षमादान शक्तियों में क्या अंतर है, किसकी क्षमादान शक्तियां ज़्यादा व्यापक हैं? तो क्षमादान शक्तियों के मामले में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां ज़्यादा व्यापक हैं। तो किस आधार पर ज़्यादा व्यापक हैं? वो 2 आधार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राज्यपाल जो है वो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता, यानी जो कोर्ट मार्शल की सजा है, इसकी सजा, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को सिर्फ राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। तो एक मामला हो गया। दूसरा है मृत्युदंड। मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत इसको माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को। इसलिए आप लोग को ये दोनों आधार समझने होंगे, लेकिन आधार पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां ज़्यादा व्यापक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही बताना है आप लोग को, मैच नहीं कराना है। नाजीवाद फ्रांस, ये गलत है। दूसरा है गिल्ड समाजवाद जर्मनी, ये भी गलत है। तीसरा है फांसीवाद इटली, ये सही है। और लास्ट है फेबियनवाद सोवियत संघ, ये भी गलत है। जो फांसीवाद का उद्भव हुआ था यह हुआ था इटली में। तो एक एक को हम लोग समझेंगे। नाजीवाद क्या है? नाजीवाद एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है जिसका उद्भव हुआ था जर्मनी में। नाजीवाद कहाँ आया था? हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में। दूसरा है गिल्ड समाजवाद। गिल्ड समाजवाद को ही बोलते हैं श्रेणी समाजवाद, हिंदी में बोलते हैं श्रेणी समाजवाद। श्रेणी समाजवाद या गिल्ड समाजवाद एक राजनीतिक आंदोलन है जो उद्योग पर श्रमिकों के नियंत्रण का पक्षधर है। इसका जन्म ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में 20वीं सदी में हुआ इसका उद्भव। इस आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गिल्ड समाजवाद के प्रणेता या इसके प्रवर्तक, प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? जीडीएच कोल, जीडीएच कोल और विलियम मोरिस, विलियम मोरिस। इसको आप लोग को याद रखना है। तीसरा है फांसीवाद। फांसीवाद की उत्पत्ति इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ। यह एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। तो ये आप लोग को मैंने शुरू में बताया ही है। लास्ट है फेबियनवाद। फेबियनवाद ये आप लोग यहां लिख लीजिए, मुसोलिनी। इटली में किसके नेतृत्व में हुआ? मुसोलिनी की। लास्ट है फेबियनवाद। फेबियनवाद समाजवाद ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा है जिसका जन्म जो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिलोम के रूप में हुआ। रोमन सेनापति फेबियस कुंटेटर के नाम पर इस विचारधारा का नामकरण फेबियनवाद किया गया। फेबियन सोसाइटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फेबियनवाद कहाँ से आया? ये आ रहा है ब्रिटेन से। एक क्वेश्चन पूछा गया है विगत एग्जाम में कि फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1884 में। तो याद रखना है आपको इन सभी को कि अगर पूछा जाता है श्रेणी समाजवाद का जन्म किस इसका प्रणेता कौन है, तो है इसके प्रणेता जीडीएच कोल और विलियम मोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी इसकी आने की प्रबल संभावना है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव या यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जो है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक संकल्प है जो सुरक्षा परिषद के वीटो अधिकार को दरकिनार करने की अनुमति देता है। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में विफल रहती है। यह प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को महासभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो कब अपनाया गया? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला है कैबिनेट सचिव, दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लास्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनको आपको प्राथमिकता के आधार पर सही क्रम में लगाना है, किसकी क्या प्राथमिकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे प्राथमिकता के आधार पर सबसे शिखर पर होंगे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश पहले पर हो जाएंगे, उसके बाद होंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दूसरे पर हो जाएंगे, उसके बाद होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तीसरे पर हो जाएंगे और कैबिनेट सचिव जो है वो चौथे पर हो जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला।
इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला R.M. मैकाइवर, दूसरा है ओपेनहाइमर, तीसरा है मैकियावेली और लास्ट है M.P. फॉलेट। तो जो मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक हैं R.M. मैकाइवर, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए इस पुस्तक के प्रकाशन की, तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक क्रम बताइए। पहला है गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना और चौथा है साइमन कमीशन। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1931 में और तीसरा हुआ है 1932 में। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो रचना हुई थी वो हुई थी 1885 में। लास्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था 1927 में। इसलिए इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो तीसरा पहला होगा, इसलिए चौथा भी कट जाएगा और चौथा भी कटेगा और पहला भी कटेगा। बच रहा है बी और सी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 1885 के बाद आ रहा है साइमन कमीशन, यानी तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जा रहा है। तो यहीं से आप उत्तर को चुन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। अब एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन व्यक्ति था, वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन, वो थे अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किए थे। एक अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, यहां से एक अन्य क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं किया था, दूसरे और तीसरे में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है। पहला है अनुच्छेद 256 से 263, दूसरा है अनुच्छेद 245 से 255, तीसरा है अनुच्छेद 264 से 291 और लास्ट है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 256 से 263। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए केंद्र राज्य विधायी संबंध की, तो इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक। दूसरा है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। ये दोनों का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के भाग 11 में। इसको आप लोग को ध्यान देना है, ये कौन से भाग हैं? भाग है 11। तीसरा है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से। ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन ये गलत हो जाता है जो, क्योंकि वित्तीय संबंध लगातार नहीं है, 63 के बाद 64 से नहीं है। ये है अनुच्छेद 268 से 293 तक और ये भाग जो है वो 12 है, 11 नहीं है, ध्यान देना है। ये भाग 12 में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा
कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और इसका अस्तित्व जो है वो सद्जीवन के लिए बना हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कथन है अरस्तु का, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। पहला है बेंथम, दूसरा है जॉन लॉक, तीसरा है बोंदा और चौथा है ऑस्टिन। तो प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है जॉन ऑस्टिन को, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, ये कथन है रूसो का। तो रूसो क्या बात करते हैं, रूसो बात करते हैं सामान्य इच्छा की, सामान्य इच्छा की। और रूसो की विचारधारा में, रूसो की थॉट्स में जो महत्वपूर्ण है वो है जनरल विल। ऐसी जनरल विल के संदर्भ में रूसो कहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। पहला है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा सचिवालय और लास्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के संविधान के अभिरक्षक कौन है, भारत के संविधान का अभिरक्षक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंटरप्रिटेशन करने का कार्य दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को, इसलिए भारत के संविधान का जो अभिरक्षक है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया। पहला है बेंथम, दूसरा है जे.एस. मिल, तीसरा है टी.एस. ग्रीन और लास्ट है ई. बार्कर। तो मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया था जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल का मानना था कि जो समाज का पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग है उसे एक से अधिक मत देने का अधिकार होगा। मिल और क्या बात करते हैं, मिल बात करते हैं महिला मताधिकार की। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पाश्चात्य विचारक महिला मताधिकार के समर्थक हैं, महिलाओं को वोट देने के अधिकार के समर्थक हैं, तो वो हैं जे.एस. मिल। बेंथम क्या करते हैं, बेंथम बात करते हैं एक व्यक्ति एक मत की, एक व्यक्ति एक मत। पेनोप्टिकन की भी बात करते हैं, जेल सुधार की भी बात करते हैं बेंथम। उपयोगितावाद के बेंथम समर्थक हैं, उपयोगितावादी भी हैं। यानी सुख दुख की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। पहला है बेंथम, दूसरा है रूसो, तीसरा है हीगेल और लास्ट है मिल। तो एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है, ये कथन है मिल का, क्योंकि जे.एस. मिल जो है वो उपयोगितावाद में संशोधन कर रहे हैं। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, इसी कथन को, और ये कहा जाए कि एक संतुष्ट सुअर जो है वो असंतुष्ट सुकरात की अपेक्षा अधिक अच्छा है, तो ये हो जाएगा बेंथम का। और बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में जे.एस. मिल संशोधन करते हैं और इस कथन को उल्टा कर देते हैं कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अधिक अच्छा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, काफी महत्वपूर्ण कथन है, ये कथन है अरस्तु का, इसलिए 23 का जो है वो बी सही हो जाएगा। अरस्तु बात करते हैं टेलियोलॉजिकल मेथड की, जिसमें वो कहते हैं सबसे पहले व्यक्ति आता है, व्यक्ति के बाद परिवार आता है, परिवार के बाद ग्राम आता है या गांव आता है, फिर आता है राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था, ये कथन है रूसो का, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि
ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। तो इसका उपबंध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है वित्त आयोग के अध्यक्ष, तीसरा है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और चौथा है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास की परिषद के गठन में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, तीसरा है राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और नीति आयोग के सदस्य। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला, तीसरा और चौथा। प्रधानमंत्री, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? पहला ऑप्शन है जे बोधा, दूसरा है एच गार्डनर, तीसरा हैरोल्ड लास्की और चौथा है अयातुल्ला रुहल्ला खुमैनी। तो प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये कोई एकलवादी संप्रभुता के समर्थक विचारक कहेंगे। इसमें न तो खुमैनी एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं, न लास्की हैं, न गार्डनर हैं, बचते हैं बोधा। तो बोधा का यह कथन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 76। तो ये कहा गया है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये कहा गया है अनुच्छेद 74 में, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है महात्मा गांधी। तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कथन ये कहा था लाला लाजपत राय ने, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? पहला है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम और लास्ट है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपातकाल की समाप्ति के उपरांत जो सरकार बनी थी जनता दल, उसके शासनकाल में संविधान में संशोधन हुआ, उसको कहते हैं 44वां संविधान संशोधन। उसी के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 30 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी कोशिश ये रहेगी बचे हुए सभी 33 प्रश्नों को डिटेल में समझा जाए, सिर्फ आंसर बताने की हमारी कोशिश नहीं रहेगी। इस तरह आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।